हेलो एंड वेलकम टू टाइप। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बिहार के अंदर ट्राइबल रिवोल्ट्स को कवर कर लिया था। आज की क्लास में हम 1857 के रिवोल्ट को कवर करने वाले हैं। तो 1857 के टाइम पे बिहार बिहार तो था नहीं, उस टाइम था बंगाल प्रेसिडेंसी, और उसमें एक छोटा सा पार्ट बिहार था, झारखंड था, उड़ीसा था, बंगाल आज जो है वो भी था, और नॉर्थ ईस्ट में असम भी था। तो ये सभी मिला करके बंगाल प्रेसिडेंसी हुआ करता था। तो बंगाल प्रेसिडेंसी में हम उस टाइम जो रिवोल्ट हुआ था उसके जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज हैं उनको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और कुछ कुछ और फैक्ट्स भी देखेंगे साथ साथ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रीजन से। 1857 के रिवोल्ट में जो रीजंस थे, जो कॉज थे, उनको भी पढ़ने वाले हैं। तो मोर और लेस हर जगह पे, यानी कि जहां जहां रिवोल्ट हुआ था इंडिया में, हर जगह यही कारण हुआ करते थे उस टाइम, ठीक है। और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो इमीडिएट कॉज था, यानी कि ये होते ही रिवोल्ट जो ट्रिगर हो गया था, ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लो कि 1857 के टाइम पे एक ऐसा राइफल इंट्रोड्यूस किया गया था मिलिट्री सेटअप में, जिसमें कार्ट्रिज, मतलब जो बुलेट यूज करते थे उसे कार्ट्रिज में रखते थे हम, और उस कार्ट्रिज में ग्रीसिंग की जाती थी काव या पिग के फैट का, यानी कि गाय और सुअर के चर्बी का यूज करके उसे ग्रीस किया जाता था। अब ये समझो कि उसको पहले तो हमें दांत से रिमूव करना पड़ता था कार्ट्रिज से, फिर बुलेट निकाल करके राइफल के अंदर डालना पड़ता था। तो ये एक्चुअली में रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट कर रहा था हिंदूज के लिए, क्योंकि गाय को हम लोग एज ए मदर ट्रीट करते हैं हिंदूज, और मुस्लिम में पिग को या सुअर को खाना या उसको वर्जित माना जाता है, इसलिए ये इमीडिएट कॉज बन गया। दूसरा हम देखते हैं पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल कॉज क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। 1857 में 1856-57 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बहुत इंपॉर्टेंट एक बन गया था मुद्दा। हालांकि इसका उपयोग 1848 के टाइम से ही हो रहा था, ठीक है। लेकिन इसमें होता क्या था, प्रावधान क्या थे? अगर कोई रूलर है या कोई राजा है जिसका खुद का नेचुरल वारिस नहीं है, तो उसके स्टेट को कैप्चर कर लेती थी ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉज था, और ये सिरदर्द बन गया था उन लोगों के लिए जिनके खुद के नेचुरल वारिस नहीं थे, राजा, ठीक है, उन लोगों के लिए। उसके बाद है इकोनॉमिक कॉज। अब ये हम लगातार देखते आ रहे हैं कि जो भी फार्मर पेजेंट्स होते थे उन पे बहुत ज़्यादा टैक्स वगैरह लगाया जाता था। अब इतना हाई टैक्स हो गया था कि ये लोग परेशान थे। जमींदार में भी, जमींदार लोग थे वो लोग भी परेशान थे, ठीक है। तो इस वजह से इसे भी एक मुद्दा माना गया उस 1857 के रिवोल्ट का। देखो एक्चुअली हो क्या रहा था ना, सबके अपने अपने रीजंस थे, और सब कुछ एक साथ असेंबल होकर के एक बड़ा रिवोल्ट का रूप ले लेता है। दूसरा क्या था रीजन? ब्रिटिश या यूनाइटेड किंगडम में या यूरोप में, अदर कंट्रीज में, यूरोप के, वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में होता क्या था, वो लोग अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते थे, फिनिश्ड गुड्स होते थे उनके, और वो लोग इंडिया में एक्सपोर्ट करते थे। अब इंडिया में उतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आने का मतलब क्या है, यहाँ की जो लोकल इंडस्ट्रीज थे वो डिक्लाइन करने लगे थे, ठीक है। क्योंकि आपको अच्छी क्वालिटी का गुड्स मिलने लगा तो आप क्यों लोगे हैंडमेड प्रोडक्ट। तो ये इंडस्ट्री का डिक्लाइन हो रहा था हमारे यहाँ, ठीक है। फिर देखते हैं मिलिट्री ग्रीवांस। एक्चुअली ये सोचो कि एक बटालियन है जहाँ यूरोपियन सोल्जर भी था, इंडियन सोल्जर भी था। उन लोगों में क्या होता था, अगर कोई सेम रैंक पे है, सेम पोजीशन पे है, तो इंडियन काउंटर पार्ट को सैलरी कम दी जाती थी, क्योंकि बट डिजर्व तो दोनों सेम ही करते हैं, क्योंकि काम दोनों सेम ही लेवल पे कर रहे हैं, बट पेमेंट इंडियन को उनके रिलेटिवली कम मिलता था, ठीक है। और रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन होता था, मतलब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था। इस तरह से आप समझ सकते हो उस टाइम ब्रिटिशर्स जो थे वो ब्राउन रेस को बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट करते थे, टीज करते थे, ठीक है। फिर अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रमोशंस बहुत कम थे, मतलब अब अगर यूरोपियन है और इंडियन है, दोनों सेम रैंक पे है, तो प्रमोशन जल्दी यूरोपियंस को किया जाता था, उनको प्रमोट किया जाता था, बट इंडियन काउंटर पार्ट्स को या इंडियन सिपाही को उतना प्रमोशन का अवसर नहीं मिलता था। उसके आगे क्या था? रिलीजन में इंटरफेरेंस। आप समझो जब ब्रिटेन वाले लोग यहाँ आए तो उन्होंने मिशनरी को एस्टेब्लिश किया। मिशनरी क्या करती थी? मिशनरी का काम ये था कि वो यहाँ के जो वल्नरेबल सेक्शन होते हैं उनको कन्वर्ट करा देती थी क्रिश्चियंस में। तो ये एक धर्म में इंटरफेरेंस का मामला था, इस वजह से यहाँ के लोगों की सेंटिमेंट हर्ट होती थी। दूसरा, सती एबॉलिशन 1829 में राजा राम मोहन रॉय के प्रयास के बाद लाया गया था। तो सती एबॉलिशन, ये प्रथा चली आ रही थी बहुत टाइम से। हालांकि ये प्रथा अच्छी नहीं थी, बट यहाँ के जो धर्म के जो लोग थे, मतलब उस समय के, उन्हें ये लगा कि नहीं, क्रिश्चियन लोग या फिर ब्रिटिशर्स लोग, उनका एक ये हथकंडा है हमारे रिलीजन में सेंधमारी का, ठीक है। उसी तरह से विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ था 1856 में, और ये किसके प्रयास से पास हुआ था? ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से पास हुआ था। तो इसे भी एक तरह से ये माना गया कि उन्हीं की एक स्ट्रेटेजी है हमारे रिलीजन को एक तरह से डाइल्यूट करने के लिए, हमारे ट्रेडिशन को डाइल्यूट करने के लिए, ठीक है।
अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज को कवर करने वाले हैं जो इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहले पर्सनालिटी जो है वो है मंगल पांडे। इनका नाम हम अक्सर सुनते हैं, और जब भी 1857 का रिवोल्ट कोई भी चैप्टर आप कहीं पर भी पढ़ोगे तो सबसे पहले कोई भी रिवोल्यूशनरी का नाम आता है तो वो मंगल पांडे ही होते हैं। तो अब हम मंगल पांडे के बारे में कुछ बेसिक्स पढ़ लेते हैं, जो जो रिलेवेंट है वही पढ़ेंगे, ठीक है। और ये याद रखना आप अभी से कि ये कौन से इन्फेंट्री के पार्ट थे, मतलब किस इन्फेंट्री में सर्व करते थे। तो ये बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, जो 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है, उसको सर्व करते थे। कहाँ पर? तो ये बैराकपुर में, बैरकपुर जो है बंगाल में मतलब इनका बटालियन था वहाँ पे, वहाँ ये सर्व करते थे। इन पे आरोप क्या लगा कि इन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर को असैसिनेट किया था। तो क्यों किया था? वही ग्रीस्ड कार्ट्रिज की वजह से, उस वजह से इन्होंने असैसिनेट किया था, और उसके दंड स्वरूप इनको हैंग कर दिया गया था, इनको फांसी पे चढ़ा दिया गया था। और ये इवेंट कब हुआ था, कब इन्होंने असैसिनेट किया था? तो 29 मार्च को, 29 मार्च 1857 को इन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर को असैसिनेट किया था। अब अगला देखते हैं हम, एक विलेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनना। एक विलेज है जिसका नाम है रोहिणी विलेज, ठीक है। रोहिणी विलेज कहाँ पे है? तो आज के टाइम पे देवघर है झारखंड के अंदर, वहां पे ये विलेज है। तो वहां उस विलेज में एक एजेंसी थी जिसका नाम था पटना ओपियम एजेंसी। ध्यान से सुनो और याद करते चलो, पटना ओपियम एजेंसी। इस एजेंसी में एक डिप्यूटी एजेंट थे जिनका नाम था डॉक्टर लायल, ठीक है। डॉक्टर लायल एक एजेंट थे, और एक कमांडेंट हुआ करते थे जिनका नाम था मेजर मैकडोनाल्ड, ठीक है। ये दोनों लोग, इनके नाम को याद रखो। क्या हुआ, जो सेना, जो ग्रीस कार्टेज की वजह से जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो लोग इन दोनों की हत्या कर देते हैं। डॉक्टर लायल जो कि डिप्यूटी एजेंट थे, और मेजर मैकडोनाल्ड जो कि कमांडेंट थे, इन दोनों की हत्या कर दी जाती है उन सोल्जर्स की, क्योंकि पहले से आंदोलित थे वो। उन्होंने इस विलेज में मतलब जा करके इन दोनों लोगों की हत्या कर दी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट बनता है, और आपको ये याद रखना कौन कौन से लोग थे इन्वॉल्व इसमें, ठीक है। डॉक्टर लायल और मेजर मैकडोनाल्ड। अब आते हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में जिनका नाम है वीर कुंवर सिंह। एक्चुअली ये 3 भाई थे, इनके फादर का नाम था राजा साहबजादा सिंह, ठीक है। राजा साहबजादा सिंह जो कि उज्जैनी परमार डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। इनके 3 बेटे थे, पहले थे कुंवर सिंह, दूसरे थे अमर सिंह, और उसके तीसरे बेटे का नाम था हरे कृष्ण सिंह भदौरिया। यानी कि ये तीनों भाई थे, कुंवर सिंह, अमर सिंह, हरे कृष्ण सिंह भदौरिया, ठीक है। और अब हम इनके बारे में जानते हैं। इनका जागीर यानी कि एस्टेट, जो हमने पहले डिस्कस किया है, जागीर यानी कि एस्टेट क्या होता है, जो बड़े ट्रैक ऑफ लैंड्स होते हैं किसी के ओनरशिप के अंदर, जिसमें प्लांटेशन कर सकते हैं, या फिर इन्हें लैंडलेस लेबरर्स को दिहाड़ी पे दे दिया जाता था, तो उसे हम लोग एस्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो जगदीशपुर एस्टेट हुआ करता था, शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट उस समय का था एक। तो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जगदीशपुर था, जिनका मतलब जिनकी जिम्मेदारी इनके ऊपर थी, कुंवर सिंह, अमर सिंह और हरे कृष्ण सिंह भदौरिया। तो कहानी ऐसी है कि जब ये 80 साल के हो गए थे, तब ये 1857 का रिवोल्ट हो रहा था, और उस टाइम पे दानापुर से कुछ सोल्जर्स इनको अपना लीडर मान करके अटैक कर देते हैं आरा में, ठीक है। तो आरा में इन्होंने अटैक कर दिया था, और इन्होंने ब्रिटिश आर्मी को खदेड़ दिया था। फिर क्या हुआ, ये इवेंट कब हुआ था, इन्होंने कब अटैक किया था? 25 जुलाई 1857 को हुआ था। लेकिन ऐसा हुआ कि बाद में काउंटर अटैक में ये घायल हो जाते हैं, और इनके हाथ में गोली लग गई थी। तो ये स्प्रेड ना हो जाए पॉइजन, इसलिए इन्होंने अपने हाथ को ही कट कर दिया था। फिर उस इंजरी से बाद में, ये इंजरी जो हो गई थी उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है 1858 में। जब इनकी डेथ हो जाती है तो मोर्चा संभाल लेते हैं अमर सिंह, ठीक है। अमर सिंह 26 अप्रैल 1858 को चीफ कमांडेंट बन जाते हैं उसी आर्मी की जो दानापुर से लड़ करके, जो दानापुर के सोल्जर्स थे उन्हीं को लीड करते हैं ये अमर सिंह, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने एक पैरेलल गवर्नमेंट भी सेट किया था, जिसको सेट करने के बाद इन्होंने अपने भाई हरे कृष्ण सिंह भदौरिया को उसका राजा बना दिया था, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा आरा में कौन लीड कर रहा था सबसे पहले, वीर कुंवर सिंह। उसके बाद उनकी डेथ 1858 में हो जाती है, तो फिर कौन लीड करते हैं? अमर सिंह, ठीक है। और उस टाइम अमर सिंह एक पैरेलल गवर्नमेंट सेट कर देते हैं। पैरेलल गवर्नमेंट में राजा कौन होता है?
हरे कृष्ण सिंह भदौरिया, ठीक है, और ये चीफ कमांडेंट बन जाते हैं खुद अमर सिंह, ठीक है। हम लोगों ने देखा इंपॉर्टेंट क्या क्या है यहाँ पे, डायनेस्टी को याद रखो, ये तीन भाई का नाम क्या है, कुंवर सिंह, अमर सिंह और हरे कृष्ण सिंह भदौरिया। फादर का नाम क्या है, राजा साहबजादा सिंह। और एस्टेट कहाँ पे था इनका, जागीर कहाँ पे है, जगदीशपुर, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे है आज का वो, आरा के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट लीडर और है जो बहुत ही फैसिनेटिंग आपको लगेगा। इनका नाम है मौलाना पीर अली। एक्चुअली ये क्या था ना, एक बुक बाइंडर हुआ करते थे। बुक बाइंडर यानी कि हम जब बुक लेते हैं तो ऊपर से अच्छे से मोटे से कवरिंग वगैरह करते हैं ना, तो वो बुक बाइंडर होते थे, ठीक है। और इनके टाइम पे इन्होंने जो है ना 3 जुलाई 1857 को पटना अपराइजिंग को लीड किया था, ठीक है। तो 3 जुलाई 1857 के पटना अपराइजिंग को इन्होंने लीड किया था। ये कौन थे, मौलाना पीर अली इनका नाम है, बुक बाइंडर थे, ठीक है। अब आगे हम देख रहे हैं कि इन्होंने कैसे लीड किया था। तो ये पैम्फलेट्स वगैरह बांटते थे, कोडेड मैसेज करते थे, जिससे लोग एक बार में अपराइजिंग में पार्टिसिपेट कर पाए। और आगे इनको अरेस्ट कर लिया गया और फिर फांसी पे चढ़ा दिया गया था। 7 जुलाई 1857 को इनको फांसी दे दी गई थी, ठीक है ना। तो अभी हम लोगों ने बहुत सारे लीडर्स को कवर कर लिया है। एक इंपॉर्टेंट और लीडर है, मतलब दो है, इनको भी देख लेते हैं। शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह, ये दोनों लीडर्स कहाँ के हैं, तो ये रामगढ़ रीजन के थे। रामगढ़ रीजन हमने पढ़ा है ना, रांची के आसपास, तो ये वहाँ के लीडर्स थे। तो अभी हम लोगों ने इंपॉर्टेंट लीडर्स को कवर कर लिया। फिर से एक बार देख लेते हैं। मंगल पांडे 34th नेटिव इन्फेंट्री बंगाल का, बराकपुर बंगाल में है। और क्यों, क्योंकि इन्होंने असैसिनेट कर दिया था। क्यों असैसिनेट किया था इन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर को, क्योंकि वो ग्रीस कार्ट्रिज वाला इवेंट जो है, याद करो, उसकी वजह से इन्होंने आक्रोशित होकर के एक ब्रिटिश ऑफिसर को उड़ा दिया था, ठीक है। और उसके बाद इनको सजा क्या मिली, तो इनको फांसी पे चढ़ा दिया गया था। ये सब हम प्योरली बिहार के अंदर की चीजों को डिस्कस कर रहे हैं अभी। फिर देखते हैं, हमने बात की रोहिणी विलेज के बारे में। रोहिणी विलेज कहाँ पे, देवघर में, जो आज के झारखंड में है, ठीक है। अब क्या हुआ था, पटना ओपीएम एजेंसी हुआ करता था, वहां के डिप्यूटी एजेंट, नाम याद रखो, डॉक्टर लायल। फिर कमांडेंट का नाम है मेजर मैकडोनाल्ड। इनकी हत्या कर दी थी सोल्जर्स ने हत्या कर दी। कब हुआ था ये, 2 जून 1857 को हुआ था, ठीक है। डेट्स वगैरह भी ठीक है, याद कर सकते हो वैसे, अगर नहीं हो रहा तो छोड़ दो, बट एक अनुमान होना चाहिए आपको, ऑर्डर में देख लेना एक बार, है ना। फिर आरा में हमने बात करी, 3 इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, जो तीनों भाई थे, कुंवर सिंह, अमर सिंह और हरे कृष्ण सिंह भदौरिया, ठीक है। इनके फादर का नाम राजा साहबजादा सिंह, उज्जैनी डायनेस्टी, 80 ईयर्स ऑफ एज, दानापुर से सोल्जर गए थे, इनको मतलब इन्होंने लीड किया था उन सोल्जर्स को। उसके बाद इनकी डेथ 1858 में हुआ था। फिर डेथ के बाद चीफ कमांडेंट कौन बन गया था, अमर सिंह। और फिर पैरेलल गवर्नमेंट सेट करके हरे कृष्ण सिंह भदौरिया को इन्होंने किंग प्रोक्लेम कर दिया था। फिर हमने देखा मौलाना पीर अली को, जो बुक बाइंडर थे। आपसे पूछा जा सकता है बुक बाइंडर कौन थे इनमें से, ठीक है। तो मौलाना पीर अली थे, जो कि बहुत हम्बल बैकग्राउंड से एक बुक बाइंडर के तौर पे वो अपना उपार्जन करते थे। आगे क्या हुआ, इन्होंने रिवोल्यूशन कर दिया था। पटना अपराइजिंग में ये पैम्फलेट बांटते थे, कोडेड मैसेज करके इन्होंने अपराइजिंग को एक तरह से लीड किया था, ठीक है। फिर हुआ क्या इनके साथ, इनको भी हैंग कर दिया गया था 7 जुलाई को। और फिर हमने पढ़ा शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह को। ये कौन से रीजन में थे, तो ये थे रामगढ़ रीजन में, जो आज का रांची है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। बहुत टाइम के बाद लेक्चर आया है, मैं जानता हूँ। आगे मैं आपसे कुछ पोल वगैरह कराऊंगा, प्लीज़ उनके जवाब देना। मैं चाहता हूँ कि बीपीएससी के अगर कोई स्टूडेंट है या बिहार एसएससी सीजीएल के कोई स्टूडेंट है, तो वो भी हमारे साथ जुड़े। तो उनके लिए मैं आगे कुछ कोर्स या कुछ कंटेंट लाऊं। तो मैं सोच रहा था आपकी फीडबैक को लेकर के कि क्या आप सोचते हैं कैसे कंटेंट आने चाहिए। तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा, ताकि हम और अच्छे से अपने कंटेंट को डाल पाए। थैंक यू सो मच।